ओके, तो हमने ध्यान रखो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स देखे उनका स्ट्रक्चर जब हम लोग स्टडी कर रहे थे हमको सिर्फ 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम मिले। कितने? 7 टाइप। अब वो 7 टाइप कौन से हैं ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने याद करवाया, तो बता सकते हो क्या? सी टी ओ आर। सी टी और मारेगा तो क्या करेंगे अपन? मार मार के हेक्सागोन बना देंगे, है ना? अच्छा, फिर उसके बाद वो किधर जाएगा? मेडिसिन में जाएगा। पहले सिंगल एक क्लिनिक में जाएगा, मोनो क्लिनिक में जाएगा, वहां पर भी उसको कोई सही नहीं कर पाएगा, है ना? फिर किधर जाएगा? ट्राई क्लिनिक में जाएगा। तो हो गया ना, सी सी टी ओ आर। फिर उसके बाद सी टी ओ आर क्या फुल फॉर्म है? सी क्यूबिक टेट्रागोनल, और उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद आर रोम्बोहेड्रल, ठीक है, फिर हेक्सागोनल, फिर उसके बाद मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इस तरीके से बताया गया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है? सी टी ओ आर क्या बोलोगे? हम लोग क्या बोलते हैं, एक कहानी बना दी हमने कि सी टी और अगर मारेगा, सी टी ओ आर, तो सी टू और मारेगा तो क्या करेंगे अपन? मार मार के हेक्सागोन बना देंगे। क्या करेंगे? हेक्सागोन बना देंगे। अगर ये मोनोक्लिनिक में जाता है वहां पर भी उसका इलाज, फिर किधर जाएगा? उसके बाद की कहानी वो जाने। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो पूरा के साथ सी टी ओ आर बोलो, सी टी ओ आर, फिर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, खत्म हो गई कहानी। सी टी ओ आर का फुल फॉर्म क्या था? सी से क्या? क्यूबिक, टी से क्या? टेट्रागोनल, बराबर है, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल, ठीक है, और उसके बाद हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो आप अगर ये सारे देखोगे ना बच्चों, तो यहां पर आप देखोगे क्यूबिक, सी टी टेट्रागोनल, ठीक है, फिर उसके बाद ओ ऑर्थोरोम्बिक, आर रोम्बोहेड्रल, इधर पे आगे पीछे जो मैंने बताया वो सही फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है, हाँ? अब अपने को ना स्टेट बोर्ड में वो अल्फा बीटा गामा जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉन्ड एंगल्स और सॉरी बॉन्ड एंगल्स बोल रहा हूँ, इंटरफेशियल एंगल्स और एज लेंथ का इंफॉर्मेशन अभी निकाल दिया, पुरानी टेक्स्ट बुक में था, ठीक है? नीट के लिए इंपॉर्टेंट था लेकिन नीट में वो चैप्टर ही अभी निकल चुका है, सॉलिड स्टेट, तो अभी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, सीटी के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है उसका, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या था बच्चों? ये देखो हेक्सागोनल, फिर मोनोक्लिनिक और देन ट्राइक्लिनिक। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? इधर पे ये जो 7 आप देख रहे हैं, दीज आर व्हाट? क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? क्रिस्टल सिस्टम। तो अगर आपसे एक मार्क का ऐसा सवाल पूछेगा कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, बराबर है? अच्छा, अब हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, ठीक है, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं इसमें बात करूं क्यूबिक के अंदर, तो इसके अंदर 3 टाइप के, अच्छा मुझे बताओ यूनिट सेल कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक, ओके, बॉडी क्या? सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड, और बेस सेंटर्ड। हाँ, बेस सेंटर्ड का दूसरा नाम क्या है? एंड सेंटर्ड। समझ आ रहा है? तो कई मरतबा सवाल ऐसे भी हो सकता है आपको एंड सेंटर्ड पे सवाल पूछ ले, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि बेस सेंटर्ड ही कौन है? एंड सेंटर्ड है। समझ आ रहा है? अच्छा, क्यूबिक के अंदर आप देखोगे तो 3 टाइप के यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सिंपल क्यूबिक है, जिसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है, मालूम है अभी सभी को। बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। यहां पर देख लो, पहचानो इसको, कौन? ये कौन है? सिर्फ एंड पर है ना, कॉर्नर पर है, सिंपल क्यूबिक है। ये वाला कौन सा है? बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड। पहचानो बच्चों, हर एक फेस के देखो एक सेंटर में फेस सेंटर्ड। अंडरस्टूड? तो सिंपल क्यूबिक के अंदर 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। कितने? 3। कौन सा नहीं होता है? बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड नहीं होता है, बाकी तीनों पाए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक बहुत इंपॉर्टेंट। अभी वैसे सी के बाद मुझे टी बात करना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टी की बात करते हैं पहले। इसमें कौन है? सिंपल क्यूबिक है, मतलब 4 में से सिर्फ कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जैसे सिंपल और प्रिमिटिव बात करें तो ये वाला क्या सिंपल है? पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे, तो सिंपल क्यूबिक हो गया। हाँ, इसका जो अल्फा बीटा गामा वो डिफरेंट रहता है। समझ आ रहा है? देखो यहाँ पर,
ठीक है, ये वाला कैसा था, एकदम सीधा था ना ऐसे, ये वाला ऐसा नहीं, ए बी सी की वैल्यूज भी अलग रहती हैं ऐसे, ठीक है, वो सब अपन ने उसमें किया हुआ है। अच्छा ये वाला इधर जरा चेक करें, कौन सा है ये, बॉडी सेंटर्ड है, आया समझ में, नहीं, ओके। फिर सी टी ओ, ओ आ जाते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। इसके अंदर आप देखो ये वाला कौन सा है, पहचानो, सिंपल क्यूबिक है, वेरी गुड। ये कौन है, ये कौन है बच्चों, और ये कौन है, बेस सेंटर्ड या तो एंड सेंटर्ड, समझ आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ ये वाला और कहां प्रेजेंट है, पूरा चेक करो, मोनोक्लिनिक में दिख रहा है ये, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस सेंटर्ड होता है वो पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ 2 सिस्टम के पास होता है। तो इस पे भी सवाल बन सकता है कि एंड सेंटर्ड कौन से क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो ऑर्थो में प्रेजेंट होता है, ऑर्थो में, ऑर्थो में नहीं, ठीक है, ऑर्थो में, और दूसरा किसके अंदर, मोनोक्लिनिक के अंदर, याद रहेगा। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए, पूरा पूरा एक बार जरा स्कैन कर लो, पूरा उसको पूरा स्कैन कर लो, ठीक है। मैं अभी सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूं वो आप देखकर बता सकते हैं। पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं, बहुत आसान। तो ऐसे सब सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर, नहीं आई बात समझ में, चारों टाइप के प्रेजेंट है ना, जितना अपन ने 4 टाइप के यूनिट सेल पढ़ा, तो इस पे ऐसे सवाल बन सकता है, ओके ठीक है। मोनोक्लिनिक में सिंपल और बेस सेंटर्ड रहता है, रोम्बोहेड्रल में सिर्फ सिंपल होता है, ट्राई क्लिनिक में सिर्फ सिंपल होता है, और हेक्सागोनल में सिर्फ सिंपल होता है। अच्छा अगर ऐसे सवाल पूछता है सिर्फ सिंपल, ओनली सिंपल बात कर रहे हैं, देखो इसमें सिर्फ एक ही यूनिट टाइप, एक ही यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, एक ही टाइप का, 1 2 3 है ना, ये 3 लास्ट के 3 जो बोला है, बाकी सब में किसी में 4 प्रेजेंट है, किसी में 2, किसी में 3 प्रेजेंट है। आप इसमें देखोगे या किसी में 2 प्रेजेंट है, ये लास्ट के जो 3 आप देख रहे हो, जो कि जिसमें आता है रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल, इसके अंदर कितने, सिर्फ एक ही टाइप का यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, सिंपल। तो अगर आपको ऐसे सवाल पूछता है कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सिंपल या प्रिमिटिव, ओनली ऐसे करके बोलेगा, ओनली सिंपल और प्रिमिटिव सेल्स, यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट, क्या कहोगे, रोम्बो आ गया, उसके अंदर ट्राइक्लिनिक आ गया, हेक्सागोनल आ गया, याद रहेगा क्या क्या सवाल बन रहे हैं। तो इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने को, ठीक है। तो छोटे मोटे जो एक आध मार्क के सवाल है कुछ ऐसे बन सकते हैं आपके यहां से। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन और एबीसी का रिलेशन मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया है, उस पे सवाल जो है ना टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बनने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा यहां पर आ जाओ बच्चों, अब हम लोग, अच्छा लेटिस मालूम है ना आपको, लेटिस, लेटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल एरे, समझ आ रहा है, अरेंजमेंट होता है ना पार्टिकल्स का, जहां पर एटम्स आके या मॉलिक्यूल्स आके बैठेंगे, बराबर है। तो हमारे पास अगर आप काउंट करोगे, इसके ये 3 टाइप इसमें प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ये टोटल काउंट करो बच्चों कितने होंगे, नहीं नहीं ये 7 है, ये कितने, ये हर एक में, अगर इधर 3 काउंट करें, इधर 4 2 ऐसे सबको प्लस करो, हाँ 14, समझ आ रहा है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटाइसिस या ब्रेविस लेटिस, क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस। तो हमारे पास अगर आपसे पूछेगा कि टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ब्रेविस लेटिस कितने हैं, तो 14 है, तो ब्रेविस लेटिस पे सवाल आएगा तो 14 है, क्रिस्टल सिस्टम पूछेगा तो 7 है, याद रहेगा क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं थियरी पर, अब थियरी में चीजें आपको आराम से समझ आएंगी, इधर आ जाओ। अब इस पे ना ब्रीफ वाला आंसर बनता है, छोटे छोटे आंसर भी बनते हैं, ब्रीफ वाले सवाल भी आपके बनेंगे, तो आप टिक मार्किंग शुरू करते हैं बच्चों। ओके ब्रेविस लेटिस कितने मिले अपने को बच्चों, हमने सारे कंपाउंड एलिमेंट सबको स्ट्रक्चर, सबके स्ट्रक्चर को स्टडी किया, और हमको सिर्फ 14 टाइप के लेटिस अरेंजमेंट मिले, कितने,
14 टाइप के। ये 14 को हमने डिवाइड कर दिया है 7 सिस्टम में। कितने सिस्टम में? 7। किसी में 3 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में सिर्फ 1 ही आ रहा है ना। अच्छा, तो यहां पर देखो, आपको ये शुरुआत से ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लिखेंगे हाँ, ओके, यहां से लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। आपको क्या एक्सप्लेन करने बोलेगा? क्रिस्टल सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करने बोल रहा है या डिस्क्राइब क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, इन डिटेल, तो अपने को क्या लिखना है? बड़ा आंसर है लेकिन इसमें छोटे छोटे आंसर भी बनेंगे। ए देयर आर ओनली 14 वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल ऑर्डर। क्या बोला बच्चों? कितने वेज हैं? ठीक है, 3 डायमेंशनल पार्टिकल को 3 डायमेंशनली अरेंज करने के सिर्फ 14 वेज है। कितने? 14 वेज है। इन 14 को हमने डिवाइड किया कितने सिस्टम में? 7। तो यहां पर क्या बोल रहा है? दीज, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा अपना, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 14 लेटाइसेस which describe the crystal structure are called brevis lattices। तो यहां पर brevis lattice क्या हो गए? जो 14 लेटाइसेस हैं, पहले यहां से लिख सकते हैं आप। ब्रेविस लेटिस के बारे में अगर पूछेगा व्हाट इज ब्रेविस लेटिस, तो यहां से लिख सकते हैं कितने वेज हैं पार्टिकल को अरेंज करने के? 14 वेज हैं। समझ आ रहा है? और इन्हीं 14 लेटाइसेस को, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ब्रेविस लेटिस। समझ में आ रहा है? लिख पाओगे शॉर्ट आंसर ऐसे? लेकिन हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम को, जिसमें से ये एक अलग से सवाल आपका बन सकता है। तो एक बड़ा आंसर आप करते हो तो छोटे छोटे आंसर अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आप नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 14 को कितने सिस्टम में हमने डिवाइड कर रखा है। तो 14 ब्रेविस लेटाइसेस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। बराबर है? 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब याद करो, जो मैंने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम बताया था, वो टेबल जो मैंने ड्रॉ करवाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, उसमें आपको ए बी सी और अल्फा बीटा गामा का रिलेशन बताया था मैंने। एबीसी कौन होते हैं? एज लेंथ्स। एबीसी कौन होते हैं बच्चों? और अल्फा बीटा गामा कौन होते हैं? इंटरफेशियल एंगल्स। अच्छा, इनको साथ में हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट पैरामीटर, यूनिट सेल पैरामीटर। क्या कहते हैं? यूनिट सेल पैरामीटर। अब अगर वो 7 कॉम्बिनेशन 7 पूरे देखोगे तो सबका एबीसी और ये सेम था क्या? अल्फा बीटा गामा नहीं। हाँ, एबीसी किसी जैसे स्टार्टिंग का 3 का फॉर एग्जांपल नहीं, अल्फा बीटा गामा सेम था, लेकिन एबीसी अलग था। देखो टेबल देख लो, किसी का भी दोनों सेम नहीं होगा। दोनों सेम है क्या? दोनों नहीं नहीं नहीं, ए बी सी भी सेम होना चाहिए, और इसका जो रिलेशन है और इसका, ये दोनों सेम है क्या? ऐसे दो लाइन में नहीं देख पा रहे हो? नहीं समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? पहला और दूसरा चेक करो, पहला और फर्स्ट रो और सेकंड रो चेक करो। फर्स्ट रो और सेकंड रो चेक करो, जो मैंने टेबल बनवाया हो लास्ट टाइम। नहीं है तुम लोग के पास? पहले वाले का a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरे वाले का a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तो क्या है? दोनों बराबर हुए। अच्छा, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन अगर आप चेक करोगे तो वो बराबर है, लेकिन ए बी सी तो अलग हो गया ना। तो दोनों में से कम एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? दोनों सेम किसी का भी नहीं होगा। कुछ आई बात समझ में? तो इस बेसिस पर कितने सिस्टम बने हमारे? तो यूनिट सेल पैरामीटर के बेसिस पर, यूनिट सेल पैरामीटर यानी एबीसी और अल्फा बीटा गामा, इनके बेसिस पर कितने क्रिस्टल सिस्टम बने? 7। ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है, द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट स्पेसिंग ए बी सी अलोंग 3 एक्सेस एंड एंगल्स अल्फा बीटा गामा, इनके बारे में आप जानते हो, यूनिट सेल पैरामीटर कहते हैं, बिटवीन द एक्सेस गिव राइज टू 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये ए बी सी और अल्फा बीटा गामा की डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से हमको कितने सिस्टम मिले? आप चाहे तो ये पॉइंट नहीं भी इंक्लूड करोगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 14 को 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमने डिवाइड किया है, किसके बेसिस पर? यूनिट सेल पैरामीटर के बेस पर। किसके बेसिस पर? यूनिट सेल पैरामीटर कौन होते हैं? एबीसी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अच्छा, ओके, बस इतना लिख लो यहां पर। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि किसके बेसिस पर किया गया। हाँ, इतना लिख दिया, बस हो गया, खत्म। अच्छा, अब 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं? हमने कितने पॉइंट बना लिए? 3 पॉइंट बना लिए। कितने पॉइंट बना लिए? 3। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं?
सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स आर, ये फोर्थ पॉइंट कर लो। सेवन क्रिस्टल सिस्टम कौन है? लाइन वाइज ऑलरेडी आप लोग ने याद किया, तो ये पॉइंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसे याद करना। CTOR और उसके बाद हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, CTOR। तो सी से क्या बोलोगे? तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स आर, पहला क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, स्पेलिंग अच्छे से करना हाँ, ठीक है, RH आता है, रोम्बो, समझ आ रहा है? तो रोम्बोहेड्रल, उसके बाद हेक्सागोनल, फिर मोनोक्लिनिक, और उसके बाद तो यहां पर आपको वही लिखना है, इधर पे अपने को टेबल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है अच्छा ये CTOR, ठीक है, फिर ठीक है अपना कैसा था, हेक्सागोनल था, फिर मोनो और फिर ट्राई था, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखने के लिए उस हिसाब से करो और ये लिख दो, आगे पीछे भी कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम लोग इसके अंदर ये पूरे सेवन क्रिस्टल सिस्टम है भाई, इसको पढ़ने के लिए तो जमाना लग जाएगा। अब हम लोग 12th में कितना पढ़ने वाले हैं? पूरे सेवन क्रिस्टल सिस्टम हम डिस्कस करने वाले। हम कौन सा डिस्कस करेंगे? सिर्फ पहला वाला, कौन? क्यूबिक। अच्छा, क्यूबिक के अंदर मुझे बताओ कितने टाइप के यूनिट सेल है, जरा राइट साइड में टेबल में देख के बताओ। क्यूबिक में 3 ही है। अब 3 कौन कौन से हैं? बराबर, तो उसमें आपका सिंपल है या प्रिमिटिव बोलते हैं, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा कौन सा है? फेस सेंटर्ड। तो यही आपको डिस्कस करना है, ठीक है। इसलिए थियरी भी आपको कौन सा मिलने वाला है नीचे, क्योंकि हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, देखो, क्यूबिक सिस्टम विल बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर पहले किसको डिस्कस किया? क्यूबिक सिस्टम के अंदर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, और उसके बाद फेस सेंटर्ड नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर उसके बाद सिंपल क्यूबिक को थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है, बॉडी सेंटर्ड को थोड़ा और विस्तार में बताया गया है, फेस सेंटर्ड को भी विस्तार में बताया गया। विस्तार बोले तो क्या है? और डिटेल में बताया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप अभी जानते हैं, सिर्फ आपको सिर्फ यहां पर रीड करके देखना है कि अपने को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑलरेडी आप जानते हो उसके बारे में, ठीक है। आइए बात करते हैं। अच्छा, यहां पर ना आपका एक क्या नाम है, शॉर्ट नोट यहां पर हो चुका क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसमें ब्रेविस लेटिस बात कर लिया, 7 इसमें डिवाइड कर दिया हमने, किसके बेसिस पर? यूनिट सेल पैरामीटर के बेसिस पर, और उसके बाद वो नाम क्या है वो बता दिया। तो हो गया ना, 2 मार्क का आंसर हो गया। यहाँ पर कितने पॉइंट बने अपने? 4 पॉइंट बने, और 2 मार्क के लिए कितने पॉइंट? मेन 4 पॉइंट आपने बता दिया, 2 मार्क आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। कर पाओगे? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टल सिस्टम, खत्म, 2 मार्क, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं, अगर आपसे ये पूछता है एक्सप्लेन क्यूबिक सिस्टम, क्या पूछता है? और कोई सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में पूछने वाला ही नहीं, क्योंकि अपन चैप्टर में डिस्कस ही नहीं कर रहे। पूरे 7 में से कौन सा पूछा जाएगा आपको? सिर्फ क्यूबिक वाला पूछा जाएगा। क्यूबिक के अंदर कितने यूनिट सेल होते हैं? 3, वो तो 3 होते हैं, 3, तो वो 3 के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। आइए देखो, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, आप खुद से बना सकते हो। रीड करते हैं, आ जाओ, पॉइंट टिक मार्क करेंगे इसका। पॉइंट क्या ऑलरेडी बना हुआ है, 1 2 3, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप शुरुआत में देते हो, तो इसको कुछ नंबर नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम, नहीं लिख सकते इतना। क्यूबिक सिस्टम में कितने यूनिट सेल होते हैं बता? 3 होते हैं ना, इतना नहीं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम, क्या है? तो खुद से बनाने का, याद क्या करने का इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से बता दो। पहला सिंपल या तो प्रिमिटिव, दूसरा कौन सा? हाँ, बॉडी सेंटर्ड है, फिर फेस सेंटर्ड। अबे तो दूसरे के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे तीसरा बता रहा है? दूसरा तो बता। ओके, बॉडी सेंटर्ड हो गया, जिसको BCC भी कहा जाता है बच्चों, और फेस सेंटर्ड। क्लियर है सबको यहां तक? कोई दिक्कत? पहला वाला बात करते हैं, पहला बात करते हैं। इसमें क्या लिखोगे आप इसके वो डिस्क्राइब करने के लिए? क्या आपको मालूम नहीं है कि इसके पास कितने पार्टिकल होते हैं? पहले लिखवा चुका हूं मैं। सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल होते हैं, कैसे होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन उधर है। लेकिन आपको मालूम है एक कॉर्नर में कितना हिस्सा आता है? 1/8। ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? 8, तो 1/8 इंटू 8 करूंगा तो 1 आ जाएगा।
तो सिंपल क्यूबिक में मैंने एस से आपको बताया बेस सिंगल याद रखने के लिए, तो बस ये लिख दो। क्या लिखोगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज अ पार्टिकल एट ईच ऑफ 8 कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। अ पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल होता है, समझ में आ रहा है? अ पार्टिकल एट ईच ऑफ, अच्छा यहां पर ना ऐसे बोल रहा है कि हर एक कॉर्नर पे कितना पार्टिकल होता है? कॉर्नर पे एक पार्टिकल होता है, जिसका 1/8 1/8 1/8 करके मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि कॉर्नर पर कितने होते हैं? हर एक कॉर्नर पे, ईच पार्टिकल पर, ईच कॉर्नर्स पर एक पार्टिकल होता है, जिसका कितना हिस्सा अंदर? 1/8 1/8 इंटू 8 1, तो टोटल ओवरऑल इसके पास 1 पार्टिकल होता है। ओके, सेकेंड बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करें। हैज पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर, ये तो रहेगा ही, याद करो बॉडी सेंटर्ड। राइट साइड में आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, या वो डायग्राम भी देख सकते हो। कैसा है इसका डायग्राम बच्चों? कॉर्नर पे तो है ही, उसके साथ साथ बराबर। तो यहां पर कैसे बोलना है? हैज पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही, उसके साथ साथ एंड एन एडिशनल पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर में होगा, क्यूब के। ये सब खुद से बनाने वाले सेंटेंस है, बस आप समझ लो इसको, ठीक है? जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर वो इसको याद करे, जिनकी अच्छी है वो रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके बारे में क्या डिस्क्राइब करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है? अच्छा आगे सुनो, एफसीसी की बात करें। एफसीसी में मुझे बताओ, क्या नाम है? कॉर्नर पे तो रहेगा ही ना, और उसके साथ साथ किधर होता है? कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। आमने सामने ऐसे काउंट करो ना, ये क्लासरूम में क्यूब ही है, ठीक है? तो ऐसे काउंट करो कितने फेसेस है? 6 फेसेस है, हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। तो यहां पर क्या बोलना है? हैज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ 6 फेसेस इन एडिशन टू पार्टिकल एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। या इसकी तरह भी बना सकते हो, जैसा हम लोग ने बोला, हैज पार्टिकल्स एट इट्स ईच, सॉरी 8 कॉर्नर्स, ये इतना लिखने का इन्होंने उल्टा बना दिया है। पहले फेसेस का बोला है, फिर कॉर्नर्स का बोला है। यहां पर कैसे बोला है? पहले कॉर्नर्स का बोला है, फिर इन एडिशन विद, ऐसे करके बोला है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, यहां तक सेम आएगा। एंड एन एडिशनल, ठीक है, पार्टिकल यहां पर लिखने का, फिर एडिशनल पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ 6 फेसेस। नहीं समझे बात को? थोड़ा सा जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो ऐसे नोट्स बनाओ कि आप सेम फॉर्मेट में याद करते चले जाओ। तो इसी फॉर्मेट से अगर ये वाला पॉइंट बना देंगे तो ज्यादा आसान होगा। चलो मैं इसको बना देता हूं, फिर भी जिनको समझ नहीं आ रहा है, मतलब दोनों का सेम है, बस मैं सेम फॉर्मेट बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो आप कैसे बोलोगे? ये देखो यहां तक जो है ना सेम बताने का, एज पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर्स एंड एन एडिशनल, ठीक है, तो हैज particles at its and an additional, खत्म। ये वाला कैसे बन गया? ये ऊपर वाले की तरह बन गया। ये वाला याद करोगे तो ये भी याद हो जाएगा। तो ऐसा मत बनाओ, ठीक है? मतलब वैसे ही है, बस फॉर्मेट उल्टा हो जा रहा है, आप कंफ्यूज आ जाओगे, तो एक ही फॉर्मेट में करो। इसकी जगह आप ये वाला कर लो पॉइंट, ठीक। ये किसके बारे में हो गया एक्सप्लेनेशन बच्चों? क्यूबिक सिस्टम। अगर आपको 2 मार्क के लिए क्यूबिक सिस्टम पूछता है, इतना लिख दो, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर यही आपको 4 मार्क के लिए पूछ लेता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो, आपको सिंपल क्यूबिक को एक्सप्लेन करना है, जो कि यहां पर किया गया। बॉडी सेंटर्ड को भी एक्सप्लेन करना है, और फेस सेंटर्ड को भी क्या करना है? एक्सप्लेन करना है।
क्या आपको पता नहीं है सिंपल क्यूबिक में टोटल कितने पार्टिकल होते हैं? एक। टोटल कितने पार्टिकल उसके अंदर होते हैं? कॉर्नर पे नहीं पूछ रहा हूं ऐसे, तो आप 8 बोलोगे। यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं? एक होता है। ये तो 8 और 1, समझ आ रहा है? अच्छा, अभी बताओ बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कॉर्नर वाला मिलाकर 1 होता है, ठीक है, और सेंटर में एक आ गया पूरा, तो 2 हो गया। फेस सेंटर्ड में तो कैसे होता है ये डिस्क्राइब करना। कैसे 1 होता है आप सभी बच्चों को पता है, 2 कैसे होता है ये भी आपको पता है, 4 कैसे होता है ये भी आपको, लेकिन कैसे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। ये लिखा इसको ना, तुम लोग का टेस्ट यहाँ यूनिट सेल तक हो चुका ना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तक हो चुका। अच्छा अभी ये सुनो, कल तो आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल दोगे टेस्ट। हाँ, नहीं 4 वीडियो के, अब 4 वीडियो और मार्क्स बढ़ जाएगा, 20 मार्क का हो जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि ना न्यूमेरिकल खत्म हो जाए, फिर मेरे को केटीओजी का भी टेस्ट शुरू करना है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का। आप लोग एक का करंट इलेक्ट्रिसिटी का दे चुके हो ना पूरा न्यूमेरिकल के साथ में, मैकेनिकल का भी लगभग कल हो जाएगा तुम लोग का, फिर केटीओजी शुरू करेंगे, ठीक है। केटीओजी के बाद जो है फिर रोटेशनल और फिर यूनिट टेस्ट का ही टाइम आ जाएगा तुम्हारा। हाँ रोटेशनल। अच्छा अभी सुनो, बायोलॉजी में जरा मुझे बताओ तुम लोग का टेस्ट कहाँ तक हो गया? हाँ, लैक ओपेरॉन से पूरा ले लूँ टेस्ट? हाँ थोड़ा, हाँ तो टाइम दे देता हूँ, आज बता देता हूँ, मैं कुछ दिन में लूंगा, तो आप लोग टाइम निकाल के उसको ही पढ़ते रहो। थियरी में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही याद करो, ठीक है। टॉपिक देखो, साइड हेडिंग देखो, और उसमें जो पैराग्राफ में दिया हुआ है वो याद करने का। वीडियोस देख लो सर के, जो टॉपिक सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। नोट्स आ जाएगी तो फिर डायरेक्ट आंसर मुझे बताना कि ये क्वेश्चन नंबर आप याद करके आओ, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ओके, अभी हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 ही टाइप के यूनिट सेल हैं, उन्हीं 3 का डिस्क्राइब करना है। अच्छा कौन बताएगा बेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? बेस सेंटर्ड में कितने होते हैं और एंड सेंटर्ड में? बेस सेंटर्ड का दूसरा नाम एंड सेंटर्ड है, समझ रहे हैं? अच्छा उसका डिटेल आपको ये चैप्टर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन सा सिस्टम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्यूबिक, और क्यूबिक के अंदर एंड सेंटर्ड नहीं आता है, बेस सेंटर्ड। समझ गए ना कहानी? किस में आता है वो? ऑर्थो में आता है, ऑर्थो में आता है, याद रखिएगा। हाँ मोनो में आता है, मोनो में, ऑर्थो और मोनो। अच्छा इधर आ जाओ बच्चों, अगर आपको शॉर्ट सवाल ऐसे पूछता है, एक्सप्लेन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, या हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन सिंपल या सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव सेल, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपको वैसे पता तो है कि एक होता है, लेकिन कैसे होता है, तो इसका जरा डिटेल देखिए। अच्छा एनिमेशन सभी बच्चों ने देखा था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था। नहीं देखा है तो वीडियोस देखो, रिवाइज करो, मैंने ऑलरेडी सब चीज करवा चुका है, वीडियोस दिखाया है इसके ऊपर। ये पहला पॉइंट पढ़िए, समझ आ रहा है? सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर पार्टिकल कहां होते हैं? एट इट्स 8 कॉर्नर्स ओनली, 8 कॉर्नर पर ही होते हैं। कहां होते हैं सिर्फ? ओके, ओके, अब सुनो, जब हम लोग ऐसे यूनिट सेल आजू बाजू में ऐसे स्टैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे, तो एक कॉर्नर कितने लोग में शेयर होता है, ये बात आप समझ पाओगे?
एक कॉर्नर ना, चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इधर ध्यान देंगे सही बच्चे। अभी ये कॉर्नर के बारे में जरा सोचना है अपने को। अब आपको इमेजिन करना है, एक और क्यूब मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, एक यहां पर ले लेता हूं और एक यहां पर ले लेता हूं। अब ये कॉर्नर कितने लोग में शेयर हो रहा है? अभी कितने लोग में शेयर हो रहा है? अभी फिलहाल 1 2 और ये 3, ऐसे 4 बना देता हूं, तो 4 लोग में। इसके ऊपर भी 4 ऐसे ही रख देता हूं, तो ये जो कॉर्नर है कितने लोग में शेयर होगा? 8 कॉर्नर में, 8 लोगों में शेयर होगा। नहीं समझे बात को? इमेजिन कर पा रहे हो आप? ठीक है, इमेजिनेशन पावर आपका हाई होना चाहिए। ये जैसा एक क्यूब है ना, ऐसा एक और इमेजिन करो कि यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी, ऐसे 4 हो गए, और इसके जस्ट ऊपर भी ऐसे 4 हो गए। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है, इधर पे एक पार्टिकल है। कितना पार्टिकल है? एक पार्टिकल। तो एक पार्टिकल कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा होगा? 8 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? तो अब इसको कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। कितना मिलेगा? आया समझ में? वीडियोस वापस देखने की जरूरत है क्या? पुराना वीडियोस आप लोग देखेंगे, उसमें मैंने बताया एनिमेशन। ठीक है, कुछ लोग हाँ बोले क्या? अच्छा, ऐसा यहां पर 1/8, यहां पर भी कितना होगा? यहां पर भी कितना होगा? अच्छा, पीछे घुमा देता हूं, 1/8 1/8 1/8 1/8, ऐसे कितने हो गए टोटल? 1/8 8 हो गए। 8 कॉर्नर है, तो सबको या तो प्लस कर दो आप, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ऐसे 8 बार प्लस कर दो, या तो 1/8 इंटू 8 कर दो। आसान कौन सा? मल्टीप्लीकेशन वाला। अब मुझे बताओ, अगर मैं कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, अब देखो पॉइंट कितना आसान है, अभी पढ़ोगे तो समझ आएगा। सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां होते हैं? 8 कॉर्नर्स पर होते हैं। व्हेन दीज यूनिट सेल, जब इन यूनिट सेल को स्टैक करते हैं हम लोग एक के ऊपर एक, ऐसे आपस में ऐसे, ठीक है, स्टैक टुगेदर पार्टिकल्स एट ईच कॉर्नर ऑफ अ गिवन यूनिट सेल, ये शेयर होता है विथ 7 अदर नेबरिंग क्यूब्स, मतलब खुद के साथ तो है ही, और बाजू वाले कितने? टोटल 8 लोग में शेयर होगा ना, तो खुद का एक हो गया, और नेबरिंग वाले कितने हो गए? 7, मतलब 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, दैट कम टुगेदर एट दैट कॉर्नर, तो खुद एक और नेबर वाले, नेबर बोले तो बाजू वाले, आजू बाजू, कौन? ये हो गया मेरा, इसको सेकंड पॉइंट बोल सकते हो आप, इसको फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हो। एज अ रिजल्ट corner particle contribute 1/8 part to the given unit cell, तो खुद के यूनिट सेल में कितना हिस्सा आएगा? अगर ये इसमें से 7 खुद में एक हिस्सा शेयर कर रहा है और 7 लोग में बाकी का हिस्सा शेयर कर रहा है, खुद के पास कितना आएगा? 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/8। अच्छा, तो 10 करके अपन बोलेंगे, ये मेरा कितना पॉइंट हो गया? ये थर्ड हो गया ना, इसको फोर्थ बोलेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल हैज 1/8 इंटू 8, क्यों कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी आपको। 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, खत्म हो गई कहानी। एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं? 1 पार्टिकल होता है। सिंपल क्यूबिक में 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल होता है। यहां तक किसी को डाउट भाई? ठीक है, तो खत्म हो गया, 4 पॉइंट में इसको कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ। ये सारी चीजें बच्चों आपने समझा हुआ है, बस आपको टेक्स्ट बुक में देखना है कि लिखना क्या है। लिखना क्या है ये आपको टेक्स्ट बुक से पता चलेगा। ठीक है, कहानी हमने समझा चुका आपको। और ए बीसीसी यूनिट सेल हैज 8 कॉर्नर्स एंड एन एडिशनल पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सही है, ये पॉइंट समझ आ रहा है, पहले कर चुके। बीसीसी के अंदर क्या होता है? बोल दे, बीसीसी के अंदर 8 कॉर्नर्स पर रहेगा, इन एडिशन विद पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सही है, इतना तो पहले भी याद किया हुआ है, ये पॉइंट तो वहीं से उठा के लिखना है। अच्छा, फिर जो कॉर्नर पे है वो 1/8 1/8 1/8 बोले तो 1/8 ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर्स
belong to given unit cell as mentioned in the simple cubic unit cell, जैसा कि ऊपर बताया गया सिंपल क्यूबिक में। 1/8 करके कितना आएगा कॉर्नर से? 1। कितना आएगा? 1। ये तो रहेगा ही सबके पास। उसके अलावा पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ गिवन क्यूब इज नॉट शेयर्ड बाय एनी ऑफ द अदर क्यूब। अच्छा, जो पार्टी, उसको स्लो करना फैन को। सुनो, बॉडी सेंटर्ड में आपको मालूम है एक पार्टिकल जो है ना एकदम क्यूब के बीच में होगा। क्या ये इसके अलावा किसी और में शेयर हो रहा है? ये तो पूरा पूरा इधर पे ही है, तो ये पूरा कितना काउंट होगा? 1 काउंट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना है देखो, इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर क्यूब हेंस इट बिलोंग्स टू इंटायरली टू द गिवन यूनिट सेल। मतलब इसी यूनिट सेल का होगा, यानी इसका 1 हो गया और इसका 1, कितना हो जाएगा टोटल? 2 हो जाएगा। तो यहां पर 10 करके ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया और ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। 10 BCC हैज 1 पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर्स प्लस 1 पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ क्यूब मेकिंग टोटल ऑफ 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल। खत्म हो गई कहानी। मैथमेटिकली अगर इसको लिखना है बच्चों तो आप ऐसे लिख सकते हो, 8 इंटू 1/8 प्लस 1। तो ये सॉल्व करके 1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल। समझा? नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 1। 1 + 1 2। मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं आप उसको। क्लियर है? चौथे पॉइंट के इधर पे लिख सकते हो आप, 4th पॉइंट। हाँ, चलो अगला बात करते हैं बच्चों, फेस सेंटर्ड। कौन सा? FCC unit cell has particle at the 8 corners plus particle at the center of 6 faces। क्या ये पहले नहीं पढ़ा अपन ने? कॉर्नर पे होते हैं इन एडिशन 2 पार्टिकल प्रेजेंट एट दी सेंटर ऑफ ईच फेसेस या 6 फेसेस, है ना? तो ये पॉइंट तो पहले से उठा के चिपका देना है। जो वो याद करोगे वही वाला ये इधर लगा देना, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड। ये डिस्क सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमने ने एक पार्टिकल डिस्क्राइब किया वहां से एक आ गया। ठीक है, तो ये 1 पार्टिकल हो गया वहां से। सेकंड पॉइंट ऐसे करना है। उसके बाद देखो 1 पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर्स बिलोंग्स टू गिवन यूनिट सेल। सही है, कॉर्नर से एक आ गया। तीसरा पॉइंट, ईच पार्टिकल एट सेंटर ऑफ 6 फेसेस इज शेयर्ड विद 1 नेबरिंग पार्टिकल। सुनो बात को बच्चों, ये क्यूब है, इसके सेंटर में जो एक पार्टिकल होगा, इसके आगे एक और क्यूब कंसीडर करो, तो जो यहां पार्टिकल होगा कितने लोग में बट रहा होगा? 2 लोग में बट रहा है। कितने लोग में बट रहा है? तो एक अगर 2 लोग में बांटना है तो कैसे बांटोगे आप? आधा आधा करोगे ना। तो इसके अंदर कितना आएगा? 1/2 आएगा। समझ गए कहानी? ओके। शेयर्ड विद 1 नेबरिंग क्यूब, thus half of each particle belongs to given unit cell। गिवन यूनिट सेल में आधा आएगा, बाकी आधा बाजू वाले को जाएगा। अच्छा, ऐसे कितने फेसेस है बच्चों? ठीक है, फ्रॉम 6 फेसेस, हाफ इंटू 6 कितना हो जाएगा? 2 3 6, तो 3 आ गया। ये सॉल्व करने आएगा 1/2 ऐसे लिखो आप। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। तो 3 आ गया। कितना आ गया? अच्छा, पहले कितना था? कॉर्नर मिला के कितना था? 1, और फेसेस से आया 3। एक और 3 कितना होता है? 4। तो आपका ये हो गया थर्ड पॉइंट बच्चों, यहां तक आप लिख सकते हो। और 4th पॉइंट में देयरफॉर क्या बोलोगे? FCC यूनिट सेल हैज 1 कॉर्नर पार्टिकल प्लस 3 फेसेस पार्टिकल। टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 4। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो मैथमेटिकली? कैसे लिखोगे यहां पर? ये इसको देखो, टोटल पार्टिकल कैसे होंगे? 1/8 या 8 इंटू 1/8 प्लस क्या लिखोगे? 3 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस हाफ इंटू 6। चलो
ये समझ रहा है कि आपको? ये कौन सा लिखा मैंने? कॉर्नर वाला। तो ये कट होकर कितना बचेगा? 1 आ जाएगा। और ये हाफ इंटू 6, तो 1 + 3। तो मैथमेटिकली ऐसे लिख दो वहां पर, तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। इतना समझ गया बच्चों? इतना ये थियरी हो गया। अब वैसे ना मैं आपको बता दूं, ऐसे थियरी आपको पूरा पूछा जाता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे सवाल इस पे बहुत बनते हैं। अगर ये पूरा अच्छे से आपके दिमाग में फिट हुआ है तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। ठीक है? ये पॉइंट्स जरा जरा चेक कर लेते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आपको? एक मुझे बताओ, अगर एक कोई पार्टिकल इधर पे है, वर्टाइसिस पर अगर प्रेजेंट है पार्टिकल, ये कितने लोग में शेयर होगा? पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कहाँ प्रेजेंट, कितने लोग में शेयर होगा? 8 लोग में शेयर होगा। ठीक है, फेसेस पे बात करते हैं। फेस के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो 2 लोग में शेयर होगा। वेरी गुड। अगर कोई पार्टिकल एज पे प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है, तो 4 लोग में शेयर होगा। 1 2 3 4। समझ आ रहा है? इधर इधर अभी एज वाली कहानी अपन ने बात नहीं करी, वो जब वॉइड्स बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे एक्चुअली। तो ये जो एज है, एज पे कोई चीज प्रेजेंट है, तो कितने लोग में शेयर होगा? 4 लोग में शेयर होगा। वही यहां पर बोला है, देखो। कॉर्नर वाला कितने लोग में शेयर होगा? 8 में। ठीक है, फेस वाला कितने में शेयर होगा? 2 लोगों में। ठीक है, और एज पार्टिकल कौन सा बोला? एज समझ आता है? ये एज। ठीक है, ये एज है, तो यहां पर कोई पार्टिकल तो शेयर्ड बाय 4 क्यूब। तो ये सब आपको कहीं पर एमसीक्यू में भी आ सकता है, याद रहेगा सभी बच्चों को? कॉर्नर कितने लोग में शेयर होता है, जल्दी से बताना? 8। ठीक है, फेस वाला 2 लोग में, और एज वाला 4 लोगों में। समझ आ रहा है कि बताऊं उसको और डिटेल में? ठीक। अब इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे पास ये एक डेरिवेशन है इस चैप्टर में। अगर आप देखोगे तो ये एक डेरिवेशन है, और एफसीसी बीसीसी का हम लोग जो है ना, जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, वो एक क्वेश्चन। तो ये आपको 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स के लिए? 2 से 3 मार्क के लिए। अब है कुछ भी नहीं इसके अंदर। और बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता देता हूं, ये जो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे बोर्ड एग्जाम में जितने मरतबा भी, अभी लास्ट ईयर तो नहीं पूछा, लेकिन उसके पहले आप देखोगे तो डेंसिटी के ऊपर ही न्यूमेरिकल आया। तो जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, उस फॉर्मूले में उस फॉर्मूले के बेस पर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता ही आता है। अब सिर्फ लास्ट ईयर नहीं पूछा है, अब आपके टाइम पर पूछ सकता है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि डेरिवेशन करे रहोगे तो फॉर्मूला याद रहेगा, और फॉर्मूले से फिर आपको न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को तो अलग से सेशन चलेगा हमारा, तो उसमें कराऊंगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हो सॉल्व वाला, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसा पॉइंट बना हुआ है बस वैसे ही थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा बच्चों। फॉर्मूला देख लो, आपने को क्या प्रूफ करना है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यूनिट सेल का डेंसिटी और सब्सटेंस का डेंसिटी सेम होता है, ये बात ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को थोड़ा आप ऐसे लिख लो, इसको ऐसे क्यों बता रहा मैं, सुनो। इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे, सुनो। ये रो है आपका, ये सिंबल कौन सा है? रो। रोने का नहीं, सुनो। एम एन, अपने क्लासेस का नाम क्या है? ओके, मेडिनियर, मेडिनियर में आया क्यों नहीं? आया क्यूब होता है ना ये, क्यूब, तो क्यों नहीं इक्वल टू, अब रो, क्या बोलेंगे? ओके, तो एम एन अपॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, तो इसको फॉर्मूला याद कर लेते हैं पहले। ठीक है, कौन क्या है अभी सब सारी चीजें डेरिवेशन में समझ आ जाएगा। एम एन अपॉन ए क्यूब एन ए, जिसके बारे में आप एन ए के बारे में ऑलरेडी जानते हो, आप क्या है ये?
एवोगैड्रोस नंबर 6.022 या 23 इंटू 10⁻23। ठीक है, ए आपका एज लेंथ याद है, ए बी सी, तो ए आपका एज लेंथ है, कौन है, एज लेंथ है, समझ आ रहा है। एन कौन है पता है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक रहा तो एन इज इक्वल टू 1, याद करो लिखवाया मैंने, और बॉडी सेंटर्ड रहा तो, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर एफसीसी रहा तो 4, या बेस सेंटर्ड रहा तभी भी 2, तो ये वो हो गया। तो क्वेश्चन में आपको ये एनालाइज करना है बात किसकी चल रही है, एससी की चल रही है, बीसीसी की चल रही है, एफसीसी की चल रही है, उस हिसाब से एन डिसाइड हो जाएगा। और एम आपका क्या हो जाएगा, अगर ये कोई एलिमेंट की बात चल रही है तो वहां पर एटॉमिक मास आ जाएगा, समझ आ रहा है। कोई कंपाउंड वगैरह बात तो मोलार मास भी ऐसे बात कर सकता है, समझ आ रहा है, ओके। और ये डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी है और ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी है। क्या है ये, डेंसिटी ऑफ, क्योंकि पूरा मटेरियल का डेंसिटी चाहे मैं यूनिट सेल का डेंसिटी निकालूंगा, बात क्या होगी, सेम, डेंसिटी चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, तो सबको डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं, क्या बोलोगे, mn अपॉन ए क्यूब एन ए, या रो इज इक्वल टू mn अपॉन ए क्यूब एन ए, समझ में आ रहा है, ओके। अब आ जाओ इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीजें इधर पे ड्रॉ भी करूंगा, तो आप ध्यान रखिए। पहला पॉइंट ये हो गया, कितने बच्चों को वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, पेंसिल से ना ऐसे ड्रॉ कर लेना, यहां पर एक क्यूब बना रहा हूं मैं, इसका साइड का लेंथ है ए, एज लेंथ कितना है ए, और सारा ए ही है, बराबर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नहीं समझे बात को, ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अगर सारा ए है तो ए इंटू ए क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों। अब पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट जैसा है वैसे लिखना, टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है, इफ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज ए, एज लेंथ कितना है, इसको ड्रॉ कर लिए तो कहानी क्लियर हो जाएगी आपके लिए, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, सब समझने के लिए कर रहे हैं अपन। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। आप चाहें तो ये थियरी ना लिखते हुए बच्चों, ये थियरी ना लिखते हुए आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ए क्यूब, या वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, लेकिन वहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अगर एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम होगा ए क्यूब। खत्म हो गया, पहला पॉइंट क्लियर है सबको, यस एवरीबॉडी, ओके। दूसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है ये भी। अच्छा, यूनिट सेल के अंदर आपने पार्टिकल देखा, एक भी देखा आपने, दो भी देखा आपने, चार भी देखा। एक पार्टिकल का मास अगर m है, एक पार्टिकल का मास कितना है, तो दो पार्टिकल का कितना होगा, 2m, 2 इंटू एम, 4 का कितना होगा, अच्छा n पार्टिकल का कितना होगा, nm, समझे। अभी यूनिट सेल हमने डिफाइन नहीं किया कि कौन सा है, SC है या BCC है या FC, कोई भी हो सकता है। तो हम जनरली क्या बोलेंगे, इसके अंदर n पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है, तो यूनिट सेल के अंदर अगर ये SC हुआ तो 1 पार्टिकल होगा, BCC हुआ तो 2 पार्टिकल होगा, FCC होगा तो अगर कोई भी n में से, तो हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, कितने पार्टिकल होंगे इसमें, n पार्टिकल होगा। एक का मास अगर m है तो टोटल पार्टिकल का मास कितना, mn हो जाएगा, या n इंटू एम हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, समझ गए। ये देखो, सपोज दैट मास ऑफ 1 पार्टिकल इज m, एक पार्टिकल का मास कितना माना हमने, अच्छा, एंड देयर आर n पार्टिकल्स पर यूनिट, एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है। SC के लिए 1 पार्टिकल है, BCC के लिए 2 है, FCC के लिए 4 है, जनरली n है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो क्यूब हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये तो एक हाइपोथेटिकल ना, ऐसा कुछ है थोड़ी, ये तो हमने बनाया, सेंटर टू सेंटर ड्रॉ करा हुआ, इसका कुछ मास होगा क्या, इसका फ्रेम का कोई मास होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमने ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा सच में कोई ऐसा लकड़ी का बना हुआ थोड़ी है, या मेटल का, या कोई चीज का बना थोड़ी कि उसका मास होगा, ठीक है। तो यहां इसमें प्रेजेंट जो पार्टिकल से सिर्फ मास किसका होगा, पार्टिकल का होगा, फ्रेम का थोड़ी होगा, ये तो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये सच में है क्या वहां पर, ओके। तो इसके अंदर जितने पार्टिकल होंगे उतना ही यूनिट सेल का मास होगा, उतना ही क्या होगा, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, m इंटू एन, नहीं समझे बात को। अभी फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है ना, आप क्लासरूम अगर ये हाइपोथेटिकल है, सिर्फ आपका ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे सीमेंट और ईंट का बना नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई मास होगा,
इसमें आप लोग जो बैठे हैं सिर्फ आप लोग का मास ही क्यूब का मास हो जाएगा। नहीं समझे बात को? आप लोग जितना इसके अंदर प्रेजेंट है वही पूरे यूनिट सेल का मास होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए याद रखिए यूनिट सेल में जितने पार्टिकल प्रेजेंट है उसका मास ही यूनिट सेल का मास हो जाएगा। उसका मास ही क्या हो जाएगा? यूनिट सेल का मास। तो यूनिट सेल का मास कितना होगा? मास ऑफ यूनिट सेल m इंटू एन। m एक का मास है, n पार्टिकल्स के नंबर हैं। 2 पार्टिकल होगा तो 2 इंटू एम, 4 होगा तो 4 इंटू एम, 1 होगा तो 1 इंटू एम। कहानी खत्म। ये इसको ना नंबर 1 दे दीजिए बच्चों आप। इन्होंने 1.1 बोला है ना, तो ये इनके हिसाब से नंबर नहीं देना, ये अपन अलग से बात करें तो 1 नंबर दे देंगे। तीसरा पॉइंट बात करेंगे, थर्ड पॉइंट। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, कितने मरतबा आ चुका है ये डेंसिटी। बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम, सभी बच्चों को पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, सब्सटेंस का डेंसिटी और यूनिट सेल का डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। इस बात को ध्यान रखना। इसको नंबर 1 दिया है ना, याद रखना इसको। पूरा आंसर बना के बता रहा हूं आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। कोई आपका मार्क्स काट ही नहीं सकता, कोई माइक का काला। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ के गया आप। माई के लाल तो सभी होते हैं, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज सेम एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये आपको समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट याद रखना जो मैंने बोला। ये कट कर दो, इज गिवन बाय, क्या बोलोगे? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज गिवन बाय, इतना लिख देने का, बाकी कट कर दो क्यों, ज्यादा थियरी ऐड नहीं करना, डेरिवेशन है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है, ये याद रखना आप लोग। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होता है? पूरे सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा यूनिट सेल का भी उतना ही होगा। मास इंडिपेंडेंट होता, ये क्या नाम है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता ये, या मैं ऐसे बोलूं सॉरी, साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं छोटा लूंगा तभी भी डेंसिटी उतना ही होगा, बड़ा लूंगा तभी भी। क्यों पता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं बड़े पार्टिकल की बात करूं तो मास भी ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा अपॉन ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं छोटे की बात कर रहा हूं तो मास भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम अपॉन कम भी, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, ओके। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने बोल दिया, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, क्या आप बता सकते हो मास ऑफ यूनिट सेल फ्रॉम 1? फ्रॉम 1 इधर पे लिख देना साइड में, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? स्मॉल m इंटू एन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऊपर v इज इक्वल टू ए क्यूब लिखा था। आप चाहे ना एक काम कर लो, उसको हम लोग 1 देते हैं क्या? एक काम कर रखो, इसको 2 तो बना ही सकते हो आप, इसको 1 बनाया था ना, इसको एक और लाइन ड्रॉ कर दो, 2 कर दो। और यहां पर देखो मैंने क्या लिखा था, ए इधर बताओ, v इज इक्वल टू क्या लिखा था? वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। इसको आप चाहिए तो 1 कर दो, इसको 1 कर दो और इसको क्या कर दो? 2 कर दो। अच्छा, अब यहां पर मैंने क्या किया जरा देखना गौर से बच्चों। मास ऑफ यूनिट सेल हो गया m इंटू एन फ्रॉम 1, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह पर सॉरी ये फ्रॉम 2 हो जाएगा, और ए क्यूब क्या हो जाएगा? फ्रॉम, ब्रैकेट में एक बार फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देने का। क्या लिख देने का? फ्रॉम 1 एंड। अच्छा, ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी होगा। जिस सब्सटेंस जिस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जनरली सब्सटेंस लिख दिया सबसे बेटर है। ये चौथा पॉइंट। अब एक काम करना सभी बच्चे, सभी बच्चे, ये वाला इक्वेशन जो बना ना ऊपर वाला, इसको अभी 3 दे दो। कितना दे दो? क्या बना हमारा, जरा इक्वेशन बताना। रो इज इक्वल टू एम एन अपॉन ए क्यूब, इसको बोल देना है इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दोगे? इक्वेशन नंबर। चलो 4th पॉइंट पर आ जाते हैं। अच्छा, मोलार मास का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, कि कैनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में बताया। एक पार्टिकल का मास m है, कितना है? ऐसे आपके पास 1 मोल है, 1 मोल मतलब कितने? हाँ, एवोगेड्रो नंबर। 1 मोल का मास क्या कहलाता है? मोलार मास कहलाता है। क्या कहलाता है? नहीं आई बात समझ में? बोलो। मोलार वॉल्यूम पता है, 1 मोल का वॉल्यूम
मोलार वॉल्यूम होता है। तो एक मोल का मास क्या होगा? मोलार मास। मोलार वर्ड आया ना, मतलब वो एक मोल के बारे में बात कर रहा है। तो सुनो, एक का मास, एक पार्टिकल का मास है स्मॉल एम। ऐसे आपके पास कितने हैं? एन एन बोले तो एक मोल है, एक मोल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल एम मिलेगा। तो आपको ना ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है? आप ऐसे लिखो, मोलार मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय, उसके बाद डायरेक्टली ये लिखो, ये लिखे मोलार मास क्या? मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना मत इंक्लूड करो फालतू में। आपको समझ में आना चाहिए लेकिन कहानी। ये समझ आया क्यों ऐसा किया गया है? मोलार मास क्यू एम इंटू एन ए होता है। एक मोल का मास क्या होता है भाई? मोलार मास होता है। एक का मास एम है, ऐसे आपके पास एक मोल है तो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने का मास मिल जाएगा मुझे? एक मोल सब्सटेंस का मास मिल जाएगा, जिसको मोलार मास कहते हैं। अच्छा, इधर से अगर आप इस Na को यहां भेज दोगे बच्चों, क्या बनेगा? स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन, ये देखो ये बन गया कि नहीं? क्या बन गया? Na इधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, अरे यार देखो ना, Na मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजा तो अपॉन में जाएगा कि नहीं? तो एम, कैपिटल एम अपॉन Na इज इक्वल टू क्या बचेगा? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या बन गया? कैपिटल एम अपॉन। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर। अब क्या करना है? 4 को उठाना है, 3 में पुट कर देना है। 4 को उठाना है, 3 में पुट कर देना है। जरा मुझे बताओ बच्चों, आपका थर्ड इक्वेशन क्या था, याद है? ऐसे था, ये स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल एम अपॉन Na। तो मैं स्मॉल एम की जगह देखो लिख रहा हूं, स्मॉल एम की जगह लिख रहा हूं कैपिटल एम, और इधर पे Na अपॉन, बाकी जो बचा है वो लिख देता हूं। इधर क्या बचा? स्मॉल एन। इधर क्या बचा? ए क्यूब। क्या बन गया? एम एन अपॉन ए क्यूब एन। तो यहां पर आप लिखोगे कंबाइनिंग 4 एंड 3, ऐसे करके लिख सकते हो। 3 एंड 4 क्या लिखोगे? कंबाइनिंग 3 एंड 4, या ऐसे बोल सकते हो सब्सटीट्यूटिंग 4 इन 3, ऐसे भी लिख सकते हो। या ये भी जैसे लिखा हुआ है, आपको ज्यादा चेंज करने के, कंबाइनिंग क्या लिखोगे यहां पर? ठीक है, 3 लिख दो, एंड यहां पर कौन हो जाएगा? 4। समझ गए बात को? तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, बस ये डिराइव करना था। और इसको भी ये वाले फॉर्मेट में कर लीजिए। ये कितने बच्चों को? क्या? ये अपना नेक्स्ट हो गया 5th पॉइंट। 5 पॉइंट में आंसर हो गया। क्या? 2 नहीं रे, पहले वाले को 1 कर दिया था अपन ने, v इज इक्वल टू ए क्यूब 1 कर दिया, समझा? मास ऑफ यूनिट सेल m इंटू एन, इसको अपन ने 2 कर दिया। समझ आ रहा है? उसके बाद 3 अपना डेंसिटी का फॉर्मूला बना, m इंटू एन अपॉन ए क्यूब। फिर उसके बाद चौथा इक्वेशन हमने कौन सा बनाया? स्मॉल m का, m अपॉन एन ए। इसको उठा के चौथे को तीसरे में पुट कर दिया, या ऐसे बोल सकते हो तीसरे चौथे को कंबाइन कर दिया। कर पाओगे? 3 मार्क के लिए भी ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में आ सकता है। चलो एक बार जरा कुछ चीजें पूछ लेता हूं आपको। एज लेंथ यहां पर कौन है? एज लेंथ कौन है? ए है। एज लेंथ कौन है? ए है। अच्छा, वॉल्यूम इसका कितना होगा? हाँ, समझे बात को? एक पार्टिकल का मास कितना माना है हमने? कितना माना है? m, स्मॉल m, एक पार्टिकल का मास। अच्छा, अगर इसके पास इस यूनिट सेल में n पार्टिकल प्रेजेंट है, तो यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा? m इंटू एन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल की जगह क्या रखोगे? m इंटू एन, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह क्या रखोगे? समझ आ रहा है? ये इक्वेशन बन गया। अच्छा, मोलार मास क्या होता है? एक मोल पार्टिकल का मास। एक का मास है स्मॉल m, ऐसी एक मोल होंगे तो कितने पार्टिकल लेने पड़ेंगे? m इंटू एन ए करने का, है ना? तो ये मोलार मास यानी कैपिटल m का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m नहीं, कैपिटल m का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्मॉल m इंटू एन ए। फिर स्मॉल m का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल m अपॉन
इसको उठाने का, डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देने का, डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, mn अपॉन ए क्यूब एन। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपके 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल, आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के, बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे तो उसमें देखोगे कई मरतबा जो है ना डेंसिटी पर न्यूमेरिकल पूछा गया। ठीक है, लास्ट ईयर छोड़ के, उससे पहले लास्ट ईयर बोले तो ये 24 में जो आपका एग्जाम हुआ, 24 में ही हुआ ना, तुम लोग 25 में दोगे, नया साल लग जाएगा जब तुम एग्जाम दोगे। ठीक है, तो 2024 में नहीं पूछा, लेकिन इससे पहले के कंटिन्यूस पेपर में देखोगे आपको ये डेंसिटी पे न्यूमेरिकल पूछा गया। तो खैर सभी बच्चों को फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल हम लोग बाद में न्यूमेरिकल का सेशन अलग से चलाएंगे, उसमें करेंगे। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं, पता है सेंट्रल मेटल को कितने लिगेंड जुड़ते हैं, या कितने लिगेंड जुड़ते हैं, ऐसा डायरेक्ट क्या नाम है, मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़ते हैं ऐसे, या नंबर ऑफ लोन पेयर शेयर्ड विद सेंट्रल मेटल, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है। वहां पर भी ना उसके नीचे थी बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट के कोऑर्डिनेशन नंबर से डिफरेंट है। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? यहाँ का कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी लाइन से इन लोग बैठे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब सुनिए बात को, अब लीनियर अगर मैं बात करूं, लीनियरली अगर अरेंज्ड है तो ये अपने से डायरेक्टली कितने लोग को टच किए हुए हैं। जैसे कोई भी आप बीच में पकड़ लो, ठीक है, ये लड़की को पकड़ लेता हूं, तो 1 और ये 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। समझ आ गया? तो कितने लोग को डायरेक्टली ये अटैच्ड है, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, ये पूरे पैराग्राफ में बच्चों सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना है। The number of neighboring spheres that touch any given sphere is its coordination number. ये डेफिनेशन है किसका? सीएन का। सीएन यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से चैप्टर में बात कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट में। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ऐसे तो वो चैप्टर की बात करेंगे आप। कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट, समझ आ रहा है? अच्छा, इसको और भी तरीके से आप बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है? सुनो बात को, अभी जैसे ये किसी का भी अगर मैं बात करूं, लीनियरली अरेंज्ड है पार्टिकल्स, अपने एटम्स होंगे यहां पर, स्फीयर्स होंगे, तो अगर ये 2 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2। अगर मैं कोई और अरेंजमेंट बताऊंगा जिसमें 4 आ रहा है, कोई और अरेंजमेंट बताऊंगा जिसमें 6 आ रहा है, तो ये आपको क्या बताएगा? इसके जितने ज्यादा नंबर होंगे इसका मतलब ये है कि ये उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है। क्या है? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट समझ में आता है? स्पेस बहुत कम रहेगा इनके बीच में, बहुत ज्यादा एक दूसरे में जुटे हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा है, इसका मतलब वो उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है। कैसा है? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब समझ आ रहा है? एक दूसरे में ऐसे घुसे हुए हैं, स्पेस बहुत कम रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो मतलब आपको गैप मिलेगा इनके बीच। तो व्हाट इज दिस? ये एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए, और ये समझाना क्या चाहता है, वाई वी मेजर कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट। तो ये आपको बताता है मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस। क्या बताता है? इट इज अ मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस, के कोई पार्टिकल्स कितना ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। समझ आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा तो लूजली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टनेस कम है, गैप ज्यादा मिलेगा आपको। तो सेकेंड पॉइंट, आप ये इसको फर्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, इसको सेकंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्फीयर इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है जरा इधर ये वाला पॉइंट में भी देखना। लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, क्लोजर, क्लोजर यहां पर क्या मतलब होता है? नजदीक। क्लोजर आर द स्फीयर्स टू ईच अदर, मतलब स्फीयर्स आपस में एक दूसरे के क्या है? बहुत ही नजदीक है। अभी आपको ना पूरा आगे का सिचुएशन में इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल ये याद रखो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोई स्फीयर, कोई एटम, कोई पार्टिकल कितने लोगों से डायरेक्टली अटैच्ड है।
दो लोगों से अटैच्ड है आगे और पीछे, तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। चार लोगों से अरेंज अटैच्ड है, चार हो गए। छह लोगों से अटैच्ड है तो अच्छा, ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना कॉम्पैक्टनेस होगा, तो इट इज अ मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस। समझ में आ रहा है? लार्जर वैल्यू रहेगी इसकी तो उतने ज्यादा कॉम्पैक्ट है, या आप बोल सकते हैं कि जो स्फीयर्स हैं उतना ज्यादा एक दूसरे के क्या है, क्लोजर है, नजदीक है। अगर ये कम रहेगा तो मतलब दूर है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा यहां पर समझाता हूं, इसको टिक मार्क कर लो, यही याद करना है आपको, और कुछ याद नहीं करना ऊपर का पैराग्राफ। ठीक, छोटा 1 मार्क का सवाल भी आ सकता है इसके ऊपर, पूरा 2 मार्क का पूछा तो पूरा लिख देने का। समझ आ रहा है? अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझाता हूं। ये इधर देखो, ये आपके स्फीयर्स लेकर यहां पर बता रहा है, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट बता रहा है। किसका अरेंजमेंट बता रहा है? ये वाला कैसा है, एक लाइन में ना, सिर्फ एक एक्सिस पर है, लीनियर है, वन डायमेंशनल है। क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल। समझ आ रहा है? अच्छा, ये वाला कैसा है? प्लेन में है, एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस, ये प्लेन में पूरा, ये भी वैसे ही है। तो ये भी प्लेन में और ये भी प्लेन में बात चल रही है, तो ये दोनों क्या हो गए? टू डायमेंशनल। क्या हो गए? समझ आ रहा है? अच्छा, लेकिन ये दोनों अलग अलग है अगर आप गौर से देखोगे तो। अच्छा, अब सुनो सुनो सुनो, बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है। पहले वन डायमेंशन देखते हैं, ये वाला, और ये अपना दोनों भी 2D है। वन डायमेंशन में ऐसे लीनियरली अरेंज कर दिया। आप कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो बीच में से, बोले सर इसको क्यों नहीं पकड़ा, ये एंड वाला है ना, इसके आगे भी और है, तो अपने वो लिया नहीं है, अपन को एक बीच का पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये आगे एक को अटैच्ड है, पीछे एक को अटैच्ड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो इसका CN आप लिख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, कितना होगा? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सुनो। टू डायमेंशनल का अरेंजमेंट मैं दो तरीके से कर सकता हूं। टू डायमेंशनल वाला, प्लेन वाला, कितने तरीके से कर सकता हूं? अगर मैंने इसके ऊपर सेम टू सेम, ये मेरा मान लो ये वाला लेयर है, ठीक है, ये वाला इसको A नाम दे देता हूं मैं, क्या बोल देता हूं? इसके जैसा एकदम सेम टू सेम इसके ऊपर रख दिया, इसका भी नाम क्या होगा? A होगा। जस्ट एकदम उसके ऊपर सिमिलर है ना एकदम, तो ये भी A हो गया। उसके ऊपर एक और रख दिया, उसके ऊपर एक और रख दिया। समझ आ गया? एकदम सेम टू सेम ऐसे पोजीशन पर। अगर यहां पर देखोगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, अगर ऐसे देखोगे तो सेम टाइप, सेम ही अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, बराबर? अच्छा, इस केस में आप कोई भी बीच का एक पार्टिकल कंसीडर कर ले, कोई भी। मैं मान लेता हूं ये वाला, ठीक है, ये वाला मान लेता हूं, उन्होंने बताया है वहां पर, वैसे मैं अलग से लेकर बात कर रहा हूं। ये बताओ कितने लोग से अटैच्ड है ये? अच्छा, ये बाउंड्री वाला मत लेना, क्योंकि ये लोगे तो फिर उसके नीचे एक और कंसीडर करना पड़ेगा फिर आप, ठीक है, यहां लोगे तो फिर ये और लेना पड़ेगा आपको, तो अंदर का कोई भी एक ले लो। ये कितने लोगों को डायरेक्टली अटैच्ड है बच्चों? चार। अगर गौर से देखोगे तो ये 1 2 3 और ये 4, सही है? बोलो भाई, इसका CN कितना हो जाएगा? समझ गए बात को? अच्छा, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ए अरेंजमेंट, शाहरुख खान अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट? शाहरुख खान बोलता है ए किरण, ए। तो कौन सा अरेंजमेंट है ये? ए टाइप अरेंजमेंट, टू डायमेंशनल में, 2D में। कौन सा अरेंजमेंट है ये? शाहरुख खान अरेंजमेंट। समझ आ रहा है? अच्छा, अभी सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक और बात, इसको ना एक और नाम हम लोग कौन सा पैकिंग बोलते हैं? ये वाला लीनियर पैकिंग है, ये वाले पैकिंग को क्या बोलते हैं जरा ध्यान देना। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्फीयर का सेंटर है ना, इसको अगर आप मिला दें क्या बनता है? स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है ये? इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टू डायमेंशनल में कौन सा पैकिंग बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो नेबरिंग स्फीयर्स है उनके सेंटर को मिलाने पर क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर। अच्छा, ये वाला चेक करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हमने ये वाला एक लेयर ले लेना है नीचे, ये वाला ले लिया, इसका नाम है A। क्या नाम है?
अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, उसके ऊपर हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं, देखो। ये इसको ना बीच में बोलते हैं डिप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में गैप देख रहे हो ना आप, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। क्या कहते हैं? अब आपको जो नेक्स्ट लेयर के एटम्स आपको लगाना है, उसके जस्ट ऊपर नहीं लगाना है, डिप्रेशन में लगाना है। देखो कहां फिट किया हुआ है, डिप्रेशन में। तो क्या ये वाला और ये वाला आप सेम हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा भाई, सेम नहीं होएगा। अच्छा, इन्होंने ए नाम इसको दिया हुआ है, मैं किसी को भी ले सकता हूं, ये वाले को ए दे दिया। अब ये वाला इसकी तरह है क्या, जरा देखना तो। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या इसी के ऊपर जस्ट दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये उसकी तरह सिमिलर। तो इसका नाम आप दे दोगे बी। क्या नाम दे दोगे? ये हो गया, वो क्या हो गया? अच्छा, इसके डिप्रेशन में अभी नेक्स्ट रखते हैं, तो क्या ये देखो जरा, ये वाला और ये वाला सेम नहीं दिखाई दे रहा आपको? तो ये अगेन कौन हो गया? ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर इसके डिप्रेशन में फिट कर दिया ये वाला, तो ये किसकी तरह हो गया, जरा चेक करो। सेकंड वाला है ना, तो ये कौन हो गया मेरा? बी हो गया। ये अरेंजमेंट कौन सा है? ये भी टू डायमेंशनल ही है, लेकिन ये वाला अरेंजमेंट ए बी टाइप है। ए बी कौन? अमिताभ बच्चन। आई साला, ए बी टाइप, अमिताभ बच्चन टाइप है। ये कौन है ये? ठीक है। अब किसी को ऐश्वर्या पसंद है तो वो भी बोल सकता है ऐश्वर्या बच्चन टाइप। अरे तो शादी होगी तो बच्चन हो गई ना। जैकलिन नहीं फिट हो रही इधर पे। जैकलिन फर्नांडिस, अब्बा से मिलता हूँ तेरे। अरे जैकलिन पसंद आ रही है इसको। देखो कहीं फोटो वोटो तो नहीं रखा बुक वगैरह में? पिछली बार रखा था। ए इधर सुनो। शाहिद ठीक किया। ए सुनो बच्चों, ए इधर सुनो बच्चों, ए इधर ध्यान दो। ये वाला आपका कौन सा है, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ये दोनों भी टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल में अगर आपका ए टाइप है तो ए टाइप है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा पैकिंग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और क्या नाम है, टू डायमेंशनल में अगर ए बी टाइप अरेंजमेंट है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा 6 कैसे होगा, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, अभी ये बात नहीं किया अपन ने। यहां पर कोई भी आप कंसिडर कर लो बीच में, देखो इसको कंसिडर कर लेता हूं। पहले बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लोग से अटैच्ड है, डायरेक्ट टच कितने लोग को है? 1 2 3 4 5 6 लोग से अटैच्ड है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और हेक्सागोनल क्यों कि अगर मैं सेंटर मिला देता हूं ये नेबरिंग स्फीयर के, क्या बनता दिखाई दे रहा बच्चों अपने को? हेक्सागोन। तो इसलिए इसको कौन सा पैकिंग कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आई बात? वन डायमेंशन हो गया, और कौन सा हो गया? टू डायमेंशनल कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या बचता है? थ्री डायमेंशनल। समझ आ रहा है? थ्री डायमेंशनल में क्या करेंगे, एक तो ये चलेगा, इसके ऊपर इसी के जैसा रख देंगे, ऐसे इसी के ऊपर इसी के जैसा रखते चले जाएंगे, और ये पूरे का नाम उसमें ए दे देंगे, ए लेयर नाम दे देंगे पूरे का। ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल का थियरी अभी करते हैं। पहले मैं इसका क्या नाम है, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बस इसका थियरी टिक मार्किंग दे दो, क्या आप याद कर सकते हो इसके अंदर। अच्छा मुझे एक बताना, अब इसमें किसी को कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर से लेकर उसके नाम से लेकर नाम तक। वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही है, टू डायमेंशन में कितने टाइप है? टू डायमेंशन में कितने? दो। दो है ना रे भाई, ये दोनों टू डायमेंशन का है और ये वन डायमेंशन का है। टू डायमेंशन में पहला वाला कौन सा है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोन बन रहा है इसलिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आसान है। ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका थियरी जैसे मैं आपको बता देता हूं कि क्या आप याद करोगे इसके अंदर। ओके, अगर आपको
थ्री डायमेंशनल हमारा फाइनल कंक्लूजन है, क्योंकि आपको थ्री डायमेंशनली अरेंजमेंट दिखाई देता है, टू डायमेंशनल नहीं रहेगा, वन डायमेंशनल नहीं रहेगा, लेकिन थ्री समझने के लिए वन और टू डायमेंशन समझना जरूरी होता है। तो यहां पर अगर आप ये देखोगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या लिखा है, जरा पढ़िए। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड कन्वीनियंटली बाय लुकिंग एट क्लोज पैकिंग इन वन एंड टू डायमेंशन। नहीं समझे बात को? हम लोग को फाइनली पढ़ना क्या है, वन टू के थ्री, थ्री डायमेंशनल पढ़ना है, लेकिन थ्री डायमेंशनल डायरेक्ट समझ, पहले आपको वन डायमेंशन समझना पड़ेगा, वन डायमेंशन से आपको टू डायमेंशन समझ आएगा, टू डायमेंशन समझ गया तो फिर आपको थ्री डायमेंशनल भी समझ आएगा। तो फाइनल जो है ना अपने को थ्री डायमेंशनल ही समझना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे वो थ्री डायमेंशनल ही होंगे। अच्छा, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, बात कर ले वन डायमेंशन का बात किया कि नहीं अपने, बताओ बोलो भाई, वन डायमेंशन बात किया? चलो क्या लिखा हुआ है, a close packed one dimensional structure results by arranging sphere to touch each other in a row। वन डायमेंशन वाला कैसा है, क्लोज पैक कैसे बनाओगे बच्चों, स्फीयर को एक दूसरे से टच करते हुए लीनियरली अरेंज कर दो एक रो में, एक कतार में, हो गया, ठीक है। और यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टू, कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर टू। अच्छा दूसरा, टू डायमेंशन में कैसे होता है, अ क्लोज्ड पैक्ड टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मतलब एक प्लेन में होता है, टू डायमेंशनल मतलब क्या होता है, एक प्लेन में, रिजल्ट्स बाय स्टैकिंग द रोज टुगेदर, एक रो को दूसरे रो के ऊपर ऐसे स्टैक कर दो, एक के ऊपर एक, क्या बन जाएगा, टू डायमेंशनल बन जाएगा, उसमें डायग्राम में बताया ना। वन डायमेंशनल वाला उसके ऊपर एक और ऐसे रखते चले जाऊं तो क्या बन जाएगा, टू डायमेंशनल। उसके कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे, एक तो एकदम उसके ऊपर रखते चले जाओ, और दूसरा क्या होगा, डिप्रेशन में, पहले वाले के डिप्रेशन में दूसरे वाले को फिट कर देंगे, तो दूसरा तरीका हो जाएगा। टिक मार्क करो उसको। दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अच्छा, देर आर टू वेज, देर आर टू ऑब्टेन क्लोज पैकिंग इन, अब वो कौन से दो वेज हैं आपको मालूम है, ये पहला वाला जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये अलग से आपको पूछ सकता है, हाँ सिर्फ टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सवाल बन जाएगा आपका, एक्सप्लेन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, समझ आ रहा है? तो आपका इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, हम लोग इस पे टिक मार्क करते हैं, तो ये आपका अलग से सवाल बन सकता है, लेकिन ये आ रहा है टू डायमेंशनल का पहला, कौन सा वाला, टू डायमेंशनल का ये कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। जरा चेक करते हैं जो हमने समझा, क्या ये पॉइंट में वही चीजें बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, डायग्राम को देखते चलो, पॉइंट समझते चलो। वन डायमेंशनल रोज क्लोज पैक्ड स्फीयर आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर सच दैट स्फीयर अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सुनो बात को, वन डायमेंशनल वाले को एक के ऊपर एक स्टैक करते जाओ, ऐसे स्टैक करो, एक के ऊपर एक ऐसे रखो कि हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड होना चाहिए और वर्टिकली भी क्या होना चाहिए। जरा चेक करो क्या ये सब एक ही लाइन में बराबर से हैं, हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड है। क्या ये पॉइंट का मतलब सबको समझ में आ गया क्या बोल रहा है? अच्छा सेकंड पॉइंट, अच्छा अगर पहली रो को आप नाम क्या देते हो, इसका नाम आप देते हो ए, ठीक है, बीइंग एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट रो, इफ द फर्स्ट रो इज लेबल्ड एज ए टाइप बीइंग एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट रो, द सेकेंड रो इज ऑल्सो लेबल्ड एज ए टाइप। अच्छा सुनो बात को, जो उसके ऊपर वाला है, फर्स्ट के ऊपर, इसका नाम ए दे दिया है, ये वाला इसी की तरह एकदम सिमिलर है, तो इसका भी नाम क्या देना चाहिए, ए, उसके ऊपर का वाला भी, तो सबका नाम क्या पड़ेगा, ए ए ए ए, है ना। अच्छा hence this arrangement is called a type टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये हो गया सेकंड पॉइंट। नहीं समझा बात को, इसलिए मैं इसको बोलता हूं शाहरुख खान अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको,
क्योंकि शाहरुख खान के ए किरण, यार किरण नहीं आ रही यहां पर, लेकिन उतना ए टाइप है। क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है? उधर देखते चलने का, इधर पे पॉइंट समझते जाएगा आपको। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये इस अरेंजमेंट में हर एक स्फीयर कितने लोगों से अटैच्ड होता है? 4 लोगों से, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ये देखो उस पॉइंट के बारे में, इन दिस अरेंजमेंट एवरी स्फीयर टचेस 4 नेबरिंग स्फीयर, हेंस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज 4। पॉइंट समझ आ गया? एकदम एकदम आसान। अच्छा मुझे बताओ, जब ये बाजू वाले के सबके सेंटर मिलाते हो तो क्या मिलता है? स्क्वायर मिलता है, ठीक है? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये आपका चौथा पॉइंट क्या बनेगा पता है? A square is obtained by joining the center of these 4 closest neighbors. Therefore, this 2-dimensional close packing is called square close packing in 2 dimension. समझ गए बात को? 4 पॉइंट में आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? ये डायग्राम में जो चीज हमने समझा वही पॉइंट यहां पर बताया गया है। बस थोड़ी सी अंग्रेजी आपकी अच्छी होना चाहिए। इसको नहीं अच्छी है तो इसको याद कर लेने का, अच्छी है तो बना लेने का, ठीक है? टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिखोगे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा बच्चों। चलो नेक्स्ट करें। अभी कौन सा बचा बच्चों? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के लिए डायग्राम थोड़ा ऊपर है, एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा थियरी इसमें उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये पॉइंट बनाते हैं, चलो। ये हेक्सागोनल आपको कैसे मिलता है? आप एक के ऊपर एक स्टैक करोगे, लेकिन डिप्रेशन में करोगे। नेक्स्ट वाले को किधर करोगे? पहले वाले के डिप्रेशन में। क्लोज पैक्ड 1 डायमेंशनल रो shows that there are depression between neighboring spheres. अच्छा, 1 डायमेंशनल वाले में देखोगे बाजू बाजू के बीच में क्या दिखता है आपको? डिप्रेशन। 2 स्फीयर के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? तो पहली वाली जो 1 डायमेंशनल है वो आपको बताता है कि बीच बीच में डिप्रेशन है। क्या है? अगर सेकेंड रो इज अरेंज इन सच अ वे दैट इट्स स्फीयर फिट इन द डिप्रेशन, कहां फिट हो जाए? डिप्रेशन में। किसके? पहली वाली के। अच्छा, ये कैसे अरेंजमेंट कहलाएंगे? स्टैगर्ड अरेंजमेंट रिजल्ट्स, ठीक है? कौन सा अरेंजमेंट मिलेगा आपको? स्टैगर्ड। कैसा होता है? स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, ऐसा मतलब होता है, लड़खड़ाना। तो बेसिकली कैसा है ये? कहीं कैसा है? पहले ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्टैगर्ड अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? तो स्टैगर्ड किस में मिलता है? याद रखिए, जब आप पहली रो के डिप्रेशन में सेकंड वाले रो के स्फीयर पुट करोगे। कहां पुट करोगे? डिप्रेशन में। फर्स्ट वाले के डिप्रेशन में जब सेकंड रो के स्फीयर को फिट करोगे, डायग्राम देखिए बच्चों, क्या आपको समझ आ रहा है? ये देखिए, ये पहली रो है, ये क्या है? ये क्या है? डिप्रेशन है। इसके डिप्रेशन में मैंने दूसरे को नहीं रखा हुआ, दूसरी वाले लेयर के स्फीयर को। तो ये अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्टैगर्ड। क्या कहते हैं? ऐसे सवाल बन सकता है कि स्टैगर्ड अरेंजमेंट आपको किस में दिखता है 2 डायमेंशन में? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, लीनियर में, या क्या नाम है, हेक्सागोनल के अंदर? ऐसा कुछ भी ऑप्शन। तो 2 डायमेंशन बोलेगा तो आप 2 ही चीज देखोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक, तो किस में मिलता है? हेक्सागोनल में मिलता है। स्टैगर्ड वर्ड पे सवाल आ सकता है। हाँ, चलिए, कितने पॉइंट हो गए हमारे? फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहां पर इफ सेकंड रो इज अरेंज इन सच अ वे दैट, यहां तक हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। हाँ, सेकंड हो गया। ये क्या पहली और दूसरी सेम है? तुम लोग कहीं और ही सोचने लगते हो। पहली और दूसरा सेम दिख रहा है क्या लेयर?
तो पहली वाली का ए नाम देंगे, दूसरी वाली का बी नाम देंगे। समझ आ रहा है? तुम लोग कहीं और ही खो जाते हो सर, कौन से पहली वाली दूसरी वाली की बात कर। ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए रो, क्या बोलेंगे? ए टाइप। सेकेंड रो को क्या बोलेंगे? डिफरेंट होने की वजह से क्या नाम देंगे? सेम नहीं है, सेम होता तो यही देता, सेम नहीं है इसलिए बी टाइप। अच्छा, जब मैं तीसरा रखूंगा वो किसकी तरह हो जाएगी? तीसरी वाली पहले की वाले की तरह हो जाएगी। तीसरी वाली देखो ना उधर पे, तीसरा वाला क्या पहले वाले की तरह नहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है। प्लेसिंग द थर्ड रो इन स्टैगर्ड मैनर, कौन से मैनर में? अच्छा, स्टैगर्ड मैनर सभी बच्चों को पता है, डिप्रेशन में पुट करना है। किधर पुट करना है? इन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड रो, गिव राइज टू एन arrangement in which sphere in the third row are aligned with first row. Hence इसको एक ही कर दो, पूरा एक ही पॉइंट कर दो। Hence the third row is A type. Similarly, एक मिनट, इसको ना थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूं। यहां से अपना कौन सा पॉइंट शुरू हो रहा था? थर्ड ना। यहां से ये लिखो, being different B type, ओके ये पूरा लिखो। तीसरे वाले को भी स्टैगर्ड मैनर में करता हूं तो ये फर्स्ट के साथ अलाइन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट के साथ अलाइन हो जाता है। उसके बाद ये सब कट करो। द रिजल्टिंग टू डायमेंशनल अरेंजमेंट इज ए बी टाइप। खत्म, ये हो गया आपका तीसरा। ये इतना कट करो बच्चों, इतना बोलने की जरूरत नहीं है अपने को। शॉर्ट हो गया ना? देखो इसमें मतलब समझ में आ गया आपको। पहली रो के डिप्रेशन में सेकंड वाले को रखा था, सेकंड वाला पहले की तरह नहीं था इसलिए बी रख दी, बी नाम दे दिया उसका। फिर तीसरी रो को जब डिप्रेशन में रखा सेकंड वाले के, तो ये पहले वाले के सिमिलर हो गया, तो तीसरे का नाम क्या पड़ेगा अगेन? तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? ए बी टाइप। नहीं समझा बात को? ठीक है, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ए बी टाइप, बस। द रिजल्टिंग टू डायमेंशनल अरेंजमेंट इज ए बी टाइप। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट सभी बच्चे देख लेंगे। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर कितने को टच करता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो ये यहां तक क्या हो गया आपका? फोर्थ पॉइंट हो गया। जैसे वहां पर आपका था, वहां पर मेरे ख्याल से कौन सा पॉइंट था? वो फोर्थ ही पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था? थर्ड पॉइंट था। इधर पे थोड़ा बढ़ गया ना चीजें, ये इसमें ही आ गया। ये इसी में कट करके फिर बाद में डायरेक्ट यहां लिख दिया। रिजल्टिंग अरेंजमेंट टू डायमेंशन ये हो गया, ये फोर्थ हो गया। अच्छा, यहां पर आपको सेंटर मिलाते हैं नेबरिंग वाले का, तो क्या मिलता है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? बराबर। तो लास्ट पॉइंट आपका इसमें फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये देखो यहां पर, a regular hexagon is obtained by joining the center of six closest sphere. Hence this type of two dimensional close packing is called hexagonal close packing in two dimension। खत्म हो गया आंसर, समझ गए? ये आपका फिफ्थ पॉइंट, यहां पर आंसर खत्म हो गया। ये बस इतना ही लिखना है। अभी आगे की कहानी क्या है मैं समझा देता हूं, ये सब क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दोनों टू डायमेंशनल के अंदर कौन ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है? कौन ज्यादा कॉम्पैक्ट है? हेक्सागोनल वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका? अच्छा, स्क्वायर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम तो लेस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा तो हाईली कॉम्पैक्ट है। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ठीक है, तो दोनों अरेंजमेंट देख कर ही समझ आ रहा है। डायग्राम में देखो, दोनों हेक्सागोनल वाला ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहा है आपको, क्लोजली पैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहां पर।
अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमको आगे काम आएगी। एक वर्ड है वॉइड, इसको अंडरलाइन करना बच्चों, सभी बच्चे इस वॉइड्स को जरा अंडरलाइन करो। इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है? वॉइड किसको कहते हैं? वॉइड कहते हैं वैकेंट स्पेस या फ्री स्पेस को कहते हैं, खाली जगह। समझ रहे हैं? जैसे अभी आप लोग 4 लोग हैं, इन बीच में जो है ना ये खाली जगह है, इसको क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। देखो मैं यहां पर भी बताता हूं, इधर पे आपको वॉइड दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, यहां पर आपको वॉइड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, यहां पर ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है ना, तो यहां पर वॉइड क्या है? ज्यादा है, खाली जगह ज्यादा है। और यहां पर क्या हो गया? खाली जगह कम है, तो हम लोग बोल रहे हैं ना ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। आई बात समझ में? अच्छा, ये इस वॉइड को अगर आप देखोगे तो इसका शेप, इस वॉइड का जरा शेप देखना, और यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखा है, जरा उसको पढ़ते हैं। ये इसके अंदर आपको समोसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा समोसा दिख रहा होगा, ऐसे नहीं दिख रहा है? ये क्या होता है? ये इसको अपेक्स बोलते हैं, ये जो पीक होता है ना, इसको क्या कहते हैं? तो अपेक्स किधर पे है? ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ। तो हमको कितने टाइप के समोसे दिखाई देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में? 2 टाइप के, जिसमें अपेक्स क्या होता है कि इसमें एक में अपवर्ड है और दूसरे में डाउनवर्ड। समझ आ रहा है? और इन वॉइड्स को ट्रायंगुलर वॉइड्स कहते हैं, क्योंकि समोसा बन रहा है ना। ये देखो यहां पर, ये देखो, ट्रायंगुलर वॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ट्रायंगुलर वॉइड कितने टाइप के मिल रहे हैं मुझे? डायग्राम में भी ऐसे ड्रॉ करके रखो आप, पेन से या किसी चीज से, ठीक है? तो आप जब थियरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कहानी। ए, अपेक्स समझ में आ रहा है ना? क्या अपेक्स? ये ट्रायंगल का ये देख रहे हो, दिस इज अपेक्स। तो अपेक्स एक में किधर है? ऊपर की तरफ, और दूसरे में किधर है? ऑल्टरनेटिवली, है ना? अपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड इन ऑल्टरनेट रोज, ठीक है, ऑल्टरनेट रोज में बात करो, एक इसमें और इसमें, पॉइंट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखो ये रो है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, तो ये वाला किधर है? अपवर्ड। ये वाला किधर है? अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसी चल रही कहानी। ये पॉइंट का मतलब समझ आया क्या? ये वो आंसर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, वो आंसर हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला पॉइंट लिखा ना, खत्म हो गई बात। ये एक्स्ट्रा चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आगे काम आएगा। कुछ आई बात समझ में? अच्छा, एक और बात जरा गौर से देखिएगा बच्चों, इसको अभी गौर से देखिएगा। मैंने पॉइंट मार्क कराया है, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं आपसे ये मैं आपको अगर 3 नींबू दे दूं, कितने नींबू, और आपको बोलूं कि ट्रायंगुलर वॉइड बनाना है, तो उनको कैसे अरेंज करोगे? आप ऐसे अरेंज करोगे, है ना? एक ऐसे लोगे, एक नींबू यहां पर, एक ऐसे रखोगे, और एक उसके बीच में डिप्रेशन में रख दोगे। ये वॉइड कैसा बन गया? ट्रायंगुलर वॉइड बन गया। समझ आ रहा है? वॉइड आप कितने टाइप के पढ़ने वाले? आप ट्रायंगुलर वॉइड पढ़ने वाले, जो कि ऐसे बनता है, ठीक है। एक आप बात करो टेट्राहेड्रल वॉइड, कैसा? टेट्राहेड्रल। और एक पढ़ोगे आप ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड समझ में आ गया कैसे बनेगा? कौन बताएगा ट्रायंगुलर वॉइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3 स्फीयर लेना है, ठीक है, एक 2 को लाइन में अरेंज करना है, तीसरे वाले को उनके डिप्रेशन में पुट करना है। कहां पुट करना है? देखो, तीसरे वाले को डिप्रेशन में पुट किया, ट्रायंगल बन गया ना बीच में। ये कौन सा वॉइड बन गया बच्चों? ट्रायंगुलर। अच्छा, अभी सुनो, अगर आप चाहते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड बने, कौन सा वॉइड बने, तो आपको क्या करना है? एक और नींबू लेना है,
इसके ऊपर रख देना है। किधर रख देना है? इसके ऊपर रख देना है, मतलब 3 ऐसे नीचे होगा और उसके ऊपर एक रख देंगे। देखो मैं डायग्राम बताता हूं आपको। अभी अपना 3 डायमेंशनल शुरू होगा, 2 डायमेंशनल खत्म हो गया। ये कौन सा शुरू होगा अभी? क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो वहीं पर अपने को ये वाला बात करना है। देखो ये ब्लू वाले 3 देख रहे हो, ये क्या है? जो 3 नींबू लेने बोला ना अभी मैंने आपको, ये वो 3 थे। तो उसके बीच में कौन सा गैप बन रहा था? कौन सा वॉइड बन रहा था? ट्रायंगुलर। उसके ऊपर उठा के एक रख दिया तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब आप बोलोगे सर टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा? तो इसके लिए ना आपको पहले ना ये समझ लो कि बनेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। वो दिखाई कैसे देगा, नाम उसका किस हिसाब से पड़ा, अभी बात करता हूं। अच्छा, ट्रायंगुलर वॉइड आपके पास कितने टाइप के थे जरा बताना? ट्रायंगुलर वॉइड 2 टाइप के, एक अपेक्स अप अपवर्ड और एक अपेक्स। ओके, अपेक्स अपवर्ड वाला अगर आपको बनाना है तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा ना। इसमें अपेक्स किधर है? अपवर्ड वाला वॉइड है। ट्रायंगुलर वॉइड कौन सा वाला है? अपेक्स अपवर्ड। अच्छा, अपेक्स डाउनवर्ड कैसे बनाएंगे बच्चों? 2 नीचे और एक क्या करोगे? एक ऊपर लगा दोगे तो ये अपेक्स डाउनवर्ड हो गया। कुछ आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये वाला कुछ समझ पा रहे हो आप? इसके ऊपर ये ब्लू वाला नीचे है और पिंक वाला उसके ऊपर रखा गया है। तो मतलब ये इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दिया तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा? बोलो। तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल क्यों नाम पड़ा इसका ये मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन आप ये पहले याद करो कि बनेगा कैसे। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं ट्रायंगुलर वॉइड बनाओ, तो कैसे, कितने नींबू चाहिए होंगे आपको? 3, 2 एक लाइन में लगा देंगे और एक उसके डिप्रेशन में पुट कर देंगे। अब इसमें भी 2 टाइप का बना सकते हो, अपवर्ड अपेक्स वाला और एक डाउनवर्ड वाला। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक उसके डिप्रेशन के अंदर, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक स्फीयर रख देते हो तो कौन सा वॉइड बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। मतलब 3 के ऊपर उनके बीच में जो गैप होता है उधर पे रख दिया तो टेट्राहेड्रल बनेगा। अच्छा, ट्रायंगुलर मेरे पास कितने होते हैं? 2, एक अपेक्स अपवर्ड और एक अपेक्स। अगर मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, मतलब ये वाले ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर इसको रख दिया या इसके ऊपर इसको रख दिया, दोनों में से किसी भी एक, किसको भी एक के ऊपर एक रख देना है, तो कौन सा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। क्यों इसका नाम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दिया गया है मुझे बताओ? पहले वाले का नाम ट्रायंगुलर वॉइड क्यों दिया गया था? क्योंकि वॉइड जो बीच में गैप बन रहा था उसका शेप कैसा था? ट्रायंगुलर था ना, इसलिए ट्रायंगुलर वॉइड। इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका भी शेप कैसा बनेगा? अब आप बोलोगे कैसे, मैं बताता हूं, रुको। ये बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाला ना 2 मार्क के लिए याद रखो। टेक्स्ट बुक में ना ये आपको एग्जाम में आपको ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है? तो 2 मार्क लिख दो यहां पर अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। 3 डायमेंशन में हम लोग बात करने वाले हैं इसको, इस पर 2 मार्क लिख दो। इसको प्रिपेयर करना रहेगा जब भी आपको। और आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब समझ जाएगी कहानी तो आसान हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, मैं आपको समझाऊं यहां पर। सर आ गए ना? चलो ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना सुनो, मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा कि इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों पड़ा और इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों पड़ा। हमने अभी आज के लेक्चर में सिर्फ इतना सीखा है कि बनाएंगे कैसे, ठीक है? ट्रायंगुलर वॉइड तो सभी को बच्चों को पता है, उसके बीच में अगर एक स्फीयर रख दिया तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा, जो अंदर का गैप है। और अगर मैंने एक ट्रायंगुलर के ऊपर दूसरा वाला ट्रायंगुलर रख दिया तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। समझ आ रहा है? क्या बोला सुनो, ट्रायंगुलर अपवर्ड के ऊपर ट्रायंगुलर डाउनवर्ड रख दिया या डाउनवर्ड के ऊपर अपवर्ड रख दिया तो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अंडरस्टूड? क्यों इसका नाम पड़ा, इसका मैं एनिमेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। सीधा सीधा एक बार में समझ जाएगा, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिए ये आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। जब भी मैं इसका टेस्ट लूंगा तो ये पूछूंगा जरूर।